नमस्कार दोस्तों, मैं धनराज कुमार स्काई टीचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि शिक्षण शास्त्र से हैं, जो कि आपके PYQ भी हैं और आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं हम आपको क्वेश्चन, इसका पहला नियम और शर्त है आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये हमारा एडवर्टाइज हो गया। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और यदि आपको सेशन कैसा लगेगा उसमें कमेंट भी करिए। यदि आपको कोई बातें नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट करिए, अब आपको उसका उत्तर शीघ्र ही मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है द्विभाषी बच्चे, दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी बात को करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो कहलाता है। क्या कहलाता है? संकेत बदलना कहलाता है, संकेत मिश्रित करना कहलाता है, या बहुभाषिकता कहलाता है, या दक्षता स्तर कहलाता है। देखिए, अभी थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि देखो, वो दो बच्चे थे, द्विभाषी बच्चे हैं, वो दो भाषाओं को जानने वाले हैं और वो किसी से बात करते समय प्रायः सिर्फ और सिर्फ एक भाषा का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या कहेगा? इसको क्या बोलते हैं? क्या संकेत मिश्रित कहेगा? नहीं कहलाएगा। बहुभाषिकता कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसको दक्षता स्तर कहलाएगा? नहीं। इसको कोड स्विचिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोड स्विचिंग बोलते हैं, स्विचिंग बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। ठीक है, कोड स्विचिंग बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋणात्मक द्विभाषावाद व्यक्ति की मूल भाषा में धीरे धीरे बदलाव या उपयोग में कमी हो जाती है। कहने का मतलब है, यदि कोई व्यक्ति मूल भाषा अपनी, जैसे संस्कृत भाषा है, हम शुरू से, ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे पूर्वज लोग थे शुरू से हिंदी ही बोल रहे थे, वो धीरे धीरे अपनी भाषा में क्या करते हैं, उसका उपयोग, उसमें बदलाव आता है और उसमें उपयोग में कमी आ जाता है। धीरे धीरे उसमें क्या होता है, कमी आती जाती है और उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, बदलाव होता रहता है, यानी चेंजेस होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा क्या होती है। जरा आप इसको समझ लीजिए कि भाषा होता क्या है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति, महसूस करने का, चिंतन एवं एक साधन है। देखिए, भाषा होता क्या है? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के समूहों के साथ करता है, उसे क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा क्या होता है? मन के भाव या मन के विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा जो भी यदि आपके मन के अंदर कुछ विचार हैं, कुछ भाव है, आप उसे प्रकट कैसे करोगे? अभिव्यक्त करोगे, किसी न किसी के माध्यम से तो प्रकट करोगे। यदि वह जिस भाषा के माध्यम से करोगे वह वही भाषा हो जाएगी। भाषा क्या होता है? मनुष्य के अभिव्यक्त का क्या होता है, या उसके महसूस चिंतन को प्रकट करने का एक साधन होता है। क्या होता है? एक साधन होता है। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भाषा के रूप होते हैं तीन: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। देखिए, जरा सा समझ लीजिए, लिखित भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा क्या होती है और सांकेतिक भाषा क्या होती है। मनुष्य जब अपने विचारों को बोल करके प्रकट करता है, तो कौन सी भाषा हो जाती है? मौखिक भाषा हो जाती है। और वही मनुष्य जब अपने विचारों को या अपने मन के भाव को लिखित के रूप में प्रकट करता है या लिख करके प्रकट करता है, तो लिखित भाषा हो जाती है। और सांकेतिक भाषा क्या होती है? मनुष्य जब अपने मन या भाव के विचारों को संकेतों के द्वारा या संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा बोलते हैं। और भाषा कितने प्रकार की हो गई? भाषा तीन प्रकार की होगी। भाषा के तीन रूप होते हैं। और सबसे हार्ड कौन सी भाषा होती है? जरा आप लोग कमेंट करिए क्या कि सबसे हार्ड भाषा कौन सी होती है। चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कहता है? लिखित भाषा क्या है कि लिखित भाषा मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। जो लिखित भाषा है
और मौखिक भाषा के अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग मौखिक भाषा को कम महत्व देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिखित भाषा को महत्व देते हैं। यदि आपको किसी से कुछ लेना है तो आप बोल देंगे भैया हम चलो आपको 50,000 रुपये दे देते हैं, तो बोलोगे नहीं भैया हमको स्टाम्प पेपर पे लिख के दो, या तो कुछ होता है बात तो आप उसको लिखवा लेते हो, तो क्या होता है वो अधिक अस्थायी होता है और उसका ज़्यादा मान्य भी होता है। किसका? लिखित भाषा का। वर्बली का इतना महत्व नहीं होता है, वो अस्थायी इतना नहीं होती है। ठीक है, आप आज कुछ बोल दिए कल को कुछ बोल दोगे, वो अस्थायी रहेगी? नहीं रहती है। लेकिन जो लिखित भाषा रहती है वो अस्थायी रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या होता है ये, अब आ गया थोड़ा सा भाषा के बारे में। आपको इसमें थियरी और कंटेंट दोनों मिलेगा और पीवाईक्यू भी मिलेगा। आपको इसमें थियरी भी मिलेगा, आपको इसमें संपूर्ण पेडागॉजी के मिलेंगे। आपको हमारा इतना ध्येय है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और क्वेश्चन दोनों करा दें। ठीक है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भाषा रहेगी वो, जैसे हिंदी भाषा हो गई, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। और पंजाबी भाषा हो गई, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। कौन सी है? गुरुमुखी होती है। अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि होती है। तो ऐसा नहीं कोई भी भाषा किसी भी भाषा में किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। लिपि होता क्या है? भाषा के, चलो आगे समझते हैं कि लिपि क्या होती है अगले स्लाइड पे। ठीक है, वहां पे लिखा होगा आई थिंक। अच्छा, भाषा की विशेषता। अब आ गया भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती है। भाषा सांकेतिक होता है। कहने का मतलब है भाषा को संकेतों लगाए हैं यार। भाषा संकेतों के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है, संकेतों के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, जो कि आपको पहले बताया। भाषा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मौखिक भाषा और लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो उसको सांकेतिक भी हो सकता है और इसका एक व्यवस्थित क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि व्यवस्थित क्रम का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है आप क के बाद ग लिख दो, ज लिख दो, इ लिख दो, ट लिख दो, नहीं। उसका एक व्यवस्थित क्रम होता है कि ये क आएगा, उसके बाद ख ही आएगा, उसके बाद ग ही आएगा, घ आएगा, अंग आएगा। उसका एक व्यवस्थित क्रम होता है। ऐसा नहीं है आप किसी वर्ड को कहीं भी लिख सकते हो। भाषा स्वच्छंद होती है। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र होती है, उसका कहीं पर भी प्रयोग किया जाता है। और ये शिक्षा का माध्यम है, ही आपको पता है। भाषा के माध्यम से शिक्षा का माध्यम हो सकता है। और ये सामाजिक होती है। समाज के माध्यम से भी सीखी जा सकती है कि आप समाज में कितना अंतः क्रिया करते हो, कितना पारस्परिक क्रिया करते हो, एक दूसरे से कितना इंटरेक्ट होते हो। उससे आप क्या कर सकते हो? भाषा सीख सकते हो। और भाषा समाज के सापेक्ष में भी उसका अर्जन या अधिगम किया जा सकता है। ठीक है, और ये परिवर्तनशील है। भाषा हमेशा क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। और ऐसा तो है नहीं कि हम पहले के ज़माने में आपको धीरे धीरे क्या होता था। पहले जो हमारा रामायण और महाभारत लिखा गया है उसकी जो संस्कृत थी वो एकदम क्लिष्ट भाषा थी। लेकिन आजकल धीरे धीरे वो परिवर्तित होगा। अगर यदि वो भाषा बोलेंगे हम उसको बोलने में इतना हम सरलता से नहीं बोल सकते हैं, और उसका रूप धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। और आज हम जो है शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम ये भाषा का रूप क्या होता है? धीरे धीरे कुछ न कुछ परिवर्तित होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो पहले की भाषा बोली जाती थी वही भाषा आज भी बोली जाएगी। भाषा का रूप परिवर्तित होता रहता है। और सभ्यता एवं संस्कृति का वाहक है भाषा। जैसे रामायण से, महाभारत से, ऐसे काव्यों से सभ्यता और उसकी संस्कृति का हम वाहक लेते हैं, उसके रूप में कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। और हमारी सभ्यता कैसे होनी चाहिए? हमारी संस्कृति का मतलब होता है कल्चर। क्या होता है? कल्चर। हमारा कल्चर कैसा होना चाहिए, हमारा सभ्यता कैसा होना चाहिए, इससे कुछ सीखने को मिलते हैं। तो भाषा की विशेषताएं हों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है? अच्छा, आपका पहला ही क्वेश्चन आ गया कि क्या है? आपका पहला ही क्वेश्चन आ गया कि भाषा है। भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा एक भाषाई व्यवस्था है या प्रणालियों की एक प्रणाली है, या एक विकासात्मक व्याकरणिक प्रणाली है, या अक्षरों और ध्वनियों का। ये क्या है? भाषा क्या है? तो एक भाषाई व्यवस्था तो है नहीं, और एक विकासात्मक व्याकरणिक प्रणाली है नहीं, अक्षरों और ध्वनियों का ज्ञान नहीं है। भाषा एक प्रणालियों की प्रणाली है। भाषा क्या है? एक प्रणालियों की प्रणाली है। जैसा कि हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आ गए। हमारा क्या आ गया, महत्वपूर्ण बिंदु आ गया कि ध्वनि विज्ञान, वाक, जिससे आप कुछ ध्वनि सुनते हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। आपको पता होना चाहिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, जो हम कुछ ग्रहण करते हैं जिसका वाक रूप, वाक मतलब होता है बोली, सुनना, थोड़ा सा हल्का सा वाक मतलब बोलना होता है। और शब्द विज्ञान, उसके बाद क्या होता है, शब्द विज्ञान, उसका अर्थ रूप में होता है। जैसे आप कोई कुछ लिख देते हो, क्या करते हो, कुछ लिख देते हो, अब आप ध्वनि बोलते हो, आप बोलते हो, उसका कोई अर्थ होता है, उसका अर्थ नहीं होता है। लेकिन आप शब्द, यदि जैसे आप राम लिख दिए, क्या लिख दिए, राम, यदि आप क लिख दिए, ये ध्वनि विज्ञान में क ख ऐसा कुछ लिख दिए तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन आप शब्द, दो वर्णों के बाद शब्द जब बनता है तो उसका राम का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, या किसी व्यक्ति का नाम होगा या कुछ होगा तो उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलने लगता है। तो इसका होता है जो शब्द विज्ञान होता है, उसका अर्थ कुछ न कुछ निकलते रखता है। और वाक्य विन्यास आपको पता है ये संरचना क्रम होता है। वाक्य विन्यास वर्णों के बाद जो बनता है आपका वाक्य ही बनता है। शब्दों के मेल से क्या बनता है, शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य विन्यास होता है। यदि आप उसको तोड़ दोगे तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। यदि आप राम लिखा है, राम को तोड़ दो, जैसे र प्लस अ प्लस म, आप तोड़ दोगे इसका कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। भाषा जो क्या होती है, हमारे परिवार में इधर उधर बिखरी रहती है, और उसको कैसे हम एडॉप्ट करते हैं, कैसे उससे कुछ सीखते हैं, क्या होता है, परिचित परिवेश। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा परिचित परिवेश देंगे तो बच्चे क्या करते हैं, भाषा को जैसे अनुकूल करते हैं, ज़्यादा जल्दी से ग्रहण करते हैं। और उनके किसी अपरिचित दिशा में जगह में ले जाके छोड़ दोगे तो वहाँ की वो क्या होगी, लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएगी, समझ में नहीं आ जाएगा। जैसे लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे, भाषा सीखने में उसको क्या होगी, कठिनाई होती है, तो वो इतना जल्दी भाषा नहीं सीख पाते हैं। और प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए। यदि वहाँ पे आपके कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश है तो बच्चे उसको देख करके, चित्र होगा या दीवार पे कुछ न कुछ छपा रहता है तो बच्चे उसको देख कर जल्दी भाषा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परिचित परिवेश। बच्चों को परिचित परिवेश में भाषा जल्दी सीखा जाता है। और क्या होता है, प्रिंट परिवेश समृद्ध में उसको भाषा सीखने में मदद करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आ गया, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू लागू नहीं होता है। आपको क्या देना है, नहीं को आप ध्यान दोगे, नहीं तो आपको 1 नंबर आसानी से गवा दोगे। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, इस कथन किस पर लागू नहीं होता है। अखबार से आप अखबार पढ़ोगे, आपको कुछ न कुछ उसमें सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप विज्ञापन करोगे, विज्ञापन जानते हो, जैसे आप कोई ऐड हो गया, विज्ञापन में आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो क्या होता है, सीखने को मिलता है, उसके परिवेश के आसपास परिवेश से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, और साइन बोर्ड होता क्या है, जैसे आप कहीं पर जाते हो और आपको लगा रहता है कहीं ये किसी नेता का प्रचार या किसी का प्रचार वर्चार लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कहीं किसी का एडवर्टाइज लगा रहता है, तो आप कहीं साइन बोर्ड और दीवार पे लिखा रहता है फलाने कोड देना, ये ऐसा वैसा कुछ लिखा रहता है, उसको साइन बोर्ड कहते हैं। तो इससे भी आपको सीखने में मदद मिलेगा, कथन पर इस पर भी। लेकिन भाषा प्रयोगशाला में आपको इससे क्या मिलेगा, ये बिखरी हुई, उसमें आप क्या सीखोगे, वहाँ पे जो प्रयोग होगा आप वही सीख सकते हो। भाषा के प्रयोगशाला में तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं। आपसे पूछा है नकारात्मक, तो नकारात्मक का भाई नकारात्मक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त परिवारों में बच्चों के भाषा का विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है जो संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार का मतलब है जहाँ पे दादा दादी, नाना नानी और चाचा चाची, बुआ सब एक साथ रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार बोलते हैं। उसमें क्या होता है, भाषा का विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। क्यों होता है, बड़ों की परिपक्व भाषा, परिपक्व मतलब होता है एकदम शुद्ध भाषा, और या उसमें ज़्यादा सीखने में ज़्यादा माहिर हैं। और बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण करना
या पारस्परिक अंतःक्रिया या परस्पर प्रश्नोत्तर। परस्पर मतलब आपस में प्रश्न उत्तर होता रहता है उससे। तो क्या होगा, बड़ों का पारस्परिक भाषा, ऐसा तो कुछ है नहीं। बड़ों द्वारा बड़ों का अनुकरण, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, वो बच्चों का अनुकरण करके थोड़ी सीखते हैं, वो क्या करते हैं, परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, परस्पर अंतःक्रिया से बच्चे एक दूसरे से साथ जैसे अंतरक्रिया करेंगे, इंटरेक्टिव करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, वो भाषा को ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। तो आपका आंसर हो गया C4, तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा अर्जन। देखो अर्जन और अधिगम, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, और क्या, भाषा अधिगम। क्या होता है, भाषा अर्जन आप अनौपचारिक ढंग से भी कर सकते हो। अनौपचारिक, ऐसा नहीं है कि आप इसे सिर्फ स्कूल में ही सीख सको। और ये जो भाषा अधिगम होता है ये औपचारिक ढंग से होता है। औपचारिक होता है। देखो अर्जन का मतलब होता है आप इसको कहीं से भी ग्रहण कर सकते हो। अर्जन का मतलब होता है अधिग्रहण। भाषा अर्जन आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाषा अर्जन, अर्जन का मतलब होता है अधिग्रहण। आप अधिग्रहण कहीं भी कर सकते हो, घर में कर सकते हो, पास पड़ोस में कर सकते हो, अपने मित्र सहपाठियों से कर सकते हो, और भाषा अर्जन कहीं से भी हो सकता है। ये अनौपचारिक होता है। और ये जो भाषा अधिगम होता है, अधिगम मतलब होता है सीखना, अधिगम मतलब होता है सीखना। आप भाषा को एक किसी औपचारिक रूप से ही सीख सकते हो। कैसे, औपचारिक में, विद्यालय में सीख सकते हो। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पर। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है कि भाषा अधिगम। देखो अधिगम क्या होता है, आप किसी विद्यालय में जाकर, जैसे क से कबूतर हो गया, ख से खरगोश हो गया, और ग से गमला, ये भाषा आपको स्कूल में जैसा पढ़ाया जाता है, तो ऐसा भाषा अधिगम। भाषा अधिगम का मतलब होता है आप जाके किसी औपचारिक तरीके से सीखते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है, भाषा अधिगम और अर्जन में क्या क्या होती है। भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम, ये अवचेतन प्रक्रिया में होती है। ये कहीं आप सोते बैठते उठते कहीं भी कभी भी किसी से, बड़े बूढ़े छोटे से, बच्चों से, अपने सहपाठियों से, किसी से भी सीख सकते हो। और ये चेतन ही प्रक्रिया में एक्टिव रहकर ही आपको सीखना पड़ता है, अधिगम करना पड़ता है। और ये स्वाभाविक होती है। क्या होती है, स्वाभाविक होती है। ये आप किसी से भी सीख सकते हो, मम्मी से, पापा से, किसी से भी सीख सकते हो। लेकिन ये नियमबद्ध, जो भाषा अधिगम होता है उसको आप नियम के माध्यम से सीख सकते हैं। उसमें क्या कैसे नियम है उसके आधार पर सीखा जा सकता है। और यह अनौपचारिक होता है। क्या होता है, अनौपचारिक होता है। और ये क्या होता है, औपचारिक होता है, जैसा कि अभी हमने आपको पहले बता दिया है। और ये मातृभाषा हो सकती है। कौन सी हो सकती है, जो अर्जन होता है ये मातृभाषा हो सकती है। और ये क्या होते हैं, ये कोई अदर लैंग्वेज हो सकती है, दूसरी भाषा हो सकती है। आप उसका अधिगम कर सकते हो, दूसरी भाषा के रूप में अधिगम कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न से कौन सा कथन सही है। आपको सही ढूंढना है। भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है। दूसरा क्या रहे, भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। तीसरा क्या कह रहा है, ए व दोनों सही है, ए व दोनों गलत है। अभी हमने आपको बोला भाषा अर्जन का अर्जन, भाषा अर्जन भी किया जा सकता है और एक अधिगम भी किया जा सकता है। तो आप भाषा को अर्जन भी कर सकते हो, जो कि अनौपचारिक तरीके से अर्जन भी किया जा सकता है, और अधिगम को औपचारिक तरह से और प्रयासपूर्ण, उसको प्रयासों द्वारा सीखा जा सकता है, जो कि दूसरी लैंग्वेज भी हो सकती है। तो आपका ये दोनों सही हो जाएगा, अ और बी दोनों सही है। ठीक है, ठीक है, ये आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लक्ष्य भाषा व मातृभाषा। ये हमारा लक्ष्य भाषा क्या होती है और मातृभाषा। लक्ष्य भाषा वो होती है जिसे हम सीखना चाहते हैं, और मातृभाषा जो माता के मुख से सीखी जाती है, जो अपने परिवेश में बोलता है, उसे क्या बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार में भारत
जो भारत की हिंदी क्या है वो राजभाषा है। ये हम बचपन से सुनते चले आए हैं कि भाषा क्या है, राजभाषा है, राजभाषा है। और जो हमारी हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये क्या है, राजभाषा होते हैं। राजभाषा वह होता है जो किसी भी देश की प्रशासनिक कार्यभार में प्रयुक्त की जाती है, उसे राजभाषा बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। और वो भी संविधान के अनुसूची 8वीं में 22 भाषाओं को राजभाषा के अनुसूची में भाषा में सम्मिलित किया गया है। उसमें से आपका पहला है असमिया है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, गुजराती है, डोंगरी है, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो और मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी भी है, जिसे हम राजभाषा का दर्जा देते हैं, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं देते हैं। ठीक है, आई होप एक बार आप इसको देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए शास्त्रीय भाषाओं का, भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और ये वैकल्पिक रूप में होता है, कोई जरूरी नहीं होता है। पहला क्या है, तमिल होता है, उसके बाद दूसरा संस्कृत है, फिर मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है और उड़िया, इसको शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, भाषा अर्जन के चरण। भाषा जो होता है, क्या अर्जन कैसे करते हो, क्या करते हो, अर्जन कैसे करते हो। यहाँ पे अधिगम की बात नहीं होती है, भाषा के 2 चरण, भाषा के यहाँ अधिगम की बात नहीं हो रही है, यहाँ अर्जन की बात हो रही है, जो कि अनौपचारिक ढंग से भी हो सकती है और वो कहीं भी हो सकती है। पहला क्या होता है, पहला 6 वीक, बच्चा 6 वीक तक होता है कुकिंग, कू करना, मतलब बोलना थोड़ा हल्का फुल्का, इधर उधर रोना वोना सीख जाता है। और जैसे ही उसके बाद 6 वीक का होता है और जैसे 6 मंथ का होता है वो बबलाना का आमा ऐसे बोलना चालू कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, बबलाना बोलते हैं। और बच्चा जैसे ही लगभग 1 ईयर का होता है वह एक शब्द बोल लेता है, कोई छोटा सा शब्द बोल लेता है, जैसे मम्मा, पापा, ऐसे थोड़ा सा एक शब्द बोल लेता है। ठीक है, और जैसे वो 18 मंथ का होता है तो वो 2 शब्दों को बोल लेता है, 2 शब्दों को एक साथ करके बोल लेता है। और ये जैसे 2 से 4 ईयर का होता है वो लंबे उच्चारण करना शुरू कर देता है। ये क्या हो गया, भाषा अर्जन के कुछ चरण हो गए जो कि आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब नॉन चॉम्स्की आपने सुना होगा कि इन्होंने भाषा के ये बोले थे, भाषा मनुष्य में जन्मजात शक्ति होती है। भाषा सीखने की इन्होंने लेड दिया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो एलएडी के नाम से जाना जाता है, कि भाषा अधिग्रहण एक यंत्र होता है जिसे लेड कहते हैं, एलएडी कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से मनुष्य में भाषा अर्जित करने की क्षमता जो क्या होती है, वो जन्मजात होती है, वो जन्म से ही सीख सकता है। आपको कभी कभी सीधे दिया जाता है कि ये एलईडी किसने दिया है, भाषा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दिया है, तो नॉन चॉम्स्की ने दिया है। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है जिसे समझने में एलईडी हमारी सहायता करता है। एलईडी यही बोले हम कि ये क्या करता है, जो विश्व की सभी भाषाएं होती हैं एक ही मूल व्याकरण में संबंध है मतलब बधी हुई हैं, जिसे समझने में हमारा एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या करता है, सहायता करता है, जो कि वो हमारी जन्मजात क्षमता होती है। भाषा समझने की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है कि शैपिर-वार्फ परिकल्पना, ये क्या है, ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने भाषा सापेक्षतावाद की परिकल्पना के अनुसार किसी भाषा की संरचना उस भाषा के बोलने की विश्व दृष्टि को प्रभावित करती है, और इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा के माध्यम से ही विश्व को देखता है और समझता है। ये भाषा की अपने भाषा के माध्यम से वो किसी दुनिया में किसी भी को भी समझता है और उसी के नज़रिए से देखता है, वो अपने भाषा के माध्यम से। ठीक है, चलते हैं आगे। यह विचार, अगला क्वेश्चन आ गया आपका, यह विचार भाषा यह निर्धारित करती है कि हम दुनिया के बारे में किसी प्रकार के सोचते हैं, यह संबंधित है किससे, स्पीकर हॉर्क परिकल्पना से, भाषाई सापेक्षता से, सामाजिकरण
से भाषा अधिग्रहण थे। अभी हमने आपको बताया स्पीकर हाउस परियोजना है जो अब दुनिया का एक ही अपने भाषा के माध्यम से वो क्या करता है, दुनिया की सभी भाषाओं को सोचता है और समझता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आगे बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, अमेरिकी, और ये क्या थे, व्यवहारवादी थे। कैसे थे, व्यवहारवादी थे। ये कैसे थे, व्यवहारवादी थे। व्यवहार मानी अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है, अनुकरण के द्वारा इन्होंने, ठीक है। स्किनर ने सुझाव दिया कि बच्चा अपने माता पिता के आसपास लोगों की भाषा अनुकरण के द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है, अनुकरण द्वारा। अनुकरण का मतलब होता है वो बच्चा किसी ने जो अपने माता पिता होते हैं, अपने पास पड़ोस होता है, उनसे कुछ बातें जो सुनता है उसके पीछे पीछे अनुकरण करता है, उसको दोहराता है, उसके द्वारा भाषा को सीखता है, ऐसा व्यवहारवादियों का कहना है। ठीक है, अनुकरण के स्किनर कैसे किस पे जोर देते हैं, अनुकरण पर जोर देते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है, पियाजे और वाइगोत्स्की जो कि दोनों कैसे थे, संज्ञानवादी थे। क्या थे, संज्ञानवादी थे। ठीक है, पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आता है। पियाजे को बोलते थे कि जो विचार है वो भाषा से पहले आता है। किसी बालक या मनुष्य के हृदय में पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आता है। क्या आता है, पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आता है। अब वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। और वाइगोत्स्की का मानना है कि विचार और भाषा अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो 3 साल की उम्र में ही विलीन हो जाती है। वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं कि ये भाषा और विचार क्या करते हैं, ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो 3 साल तक की उम्र में बच्चे में क्या होती है, विलीन हो जाती है, उसमें मिल जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज आज का क्या कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। अब लेव वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं कि बालक भाषा अपने परिवार में अंतः क्रिया करते हुए सीखता है, एक दूसरे के इंटरेक्ट में आकर सीखता है। जैसे वो किसी से ज़्यादा अंतः क्रिया यानी दूसरे से ज़्यादा बात करके और किसी से बातचीत करके या परिवार से या पास पड़ोस से या अपने सहपाठी से वो क्या करता है, अंतः क्रिया करके एक दूसरे से बातचीत करके वो भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। ऐसा कौन बोल रहा है, लेव वाइगोत्स्की बोल रहे हैं। और बच्चे निजी वाक होता है प्राइवेट स्पीच। क्या होता है, निजी भाषा यानी निजी वाक यानी प्राइवेट स्पीच के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। जो बच्चे प्राइवेट स्पीच बोलते हैं वो उसके संज्ञानात्मक विकास में, जैसे देखो प्राइवेट स्पीच क्या होती है, निजी भाषा क्या होती है, जो बच्चे होते हैं, जैसे आप कभी देखो बच्चों का एग्जाम होता है तो वो अपने स्वयं से बातें करते हैं। हमने अच्छा पेंसिल रख लिया, नहीं रखा, अच्छा हमारा कटर कहाँ है, हमारा पेन कहाँ है, हमारा कॉपी कहाँ है, हमारा एडमिट कार्ड है। वो ऐसे आपस में ही बातें करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है, भाषा के कौशल। भाषा के 4 कौशल होते हैं, शुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, बोलना और लिखना, शुबोपली, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, शुबोपली। क्या बोलते हैं, पहला सुनना है, दूसरा बोलना है, तीसरा पढ़ना है, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे लिखना आता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ये चारों अलग अलग नहीं होती है, ये चारों एकीकृत माध्यम से सीखा जाता है। कैसे, एकीकृत के माध्यम से सीखा जाता है, एकीकृत माध्यम से सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले बोलना सीखेगा, उसके बाद सीखता तो कैसे क्रम में है, लेकिन उसका वो भाषा का प्रयोग या उसका सीखना चारों एकीकृत माध्यम से सीखता है। ऐसा नहीं उसको बिल्कुल अलग अलग सीखेगा, उसमें थोड़ा भाई इन्वॉल्व नहीं रहेगा। ठीक है, ये भाषा के 4 कौशल हो गए। भाषाई कौशल 4 होते हैं, जिसे शुबोपली कहते हैं। शॉर्ट में शुबोपली कहते हैं। शुबोपली कहते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, शुबोपली। चलते हैं अगले। भाषा विभिन्न कौशलों को डाट रूप में
पढ़ाने की अनुशंसा करती है। क्या क्रमिक रूप में, एकीकृत में, उच्च में या निम्न में? उच्च मतलब ज़्यादा में, निम्न मतलब क्रमिक में। हमने आपको अभी पहले ही बताया भाषा कैसी हुई, एकीकृत रूप से क्या करते हैं, पढ़ाने में अनुशंसा करती है, उसकी प्रशंसा करती है। तो आपको एकीकृत पहले ही आपको स्लाइड में बता दिया, तो ज़्यादा समय लेने की बात नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषा कौशल के विषय में कौन सा कौशल सत्य है? भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं क्या? अभी हमने आपको पहले बताया कि क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, एकीकृत के माध्यम से पढ़ा जाता है। भाषाई कौशल क्रम से सीखे जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले बच्चा अगर सुनना सीख रहा है, सिर्फ सुनना सीखेगा, वो सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है, पढ़ना भी सीखता है। लेकिन ये कौशल चारों आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये क्रम से, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्रम से ही सीखे जाएंगे, लेकिन इसका क्रम ऐसा है, शुभोपली ही है। ठीक है, और भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं, अरे बिल्कुल बच्चा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यहाँ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक क्रम से सीखे जाते हैं और एक साथ सीखे जाते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि इसमें देखो, इसमें और इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट होगा कि भाषाई, इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, एक क्रम से सीखे जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो सीखे तो क्रम से जाते हैं, लेकिन वो एक साथ सीखे जाते हैं, अलग अलग नहीं सीखे जाते हैं। तो भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सही नहीं ढूंढना है। ठीक है, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं, जैसा हमने आपने पढ़ा। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित, अरे बिल्कुल संबंधित होते हैं, हमने ऐसा पढ़ा। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं होते हैं, नहीं, सुबोपली, बार बार बोल रहे हैं, सुबोपली। ठीक है, ये होते हैं। और भाषा कौशल एक ही क्रम में, एक भाषा कौशल क्रम में ही, ये जो आपका ही है यहीं पे आपको दिक्कत कर दिया, सिर्फ एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं, सीखे जाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आपका नहीं पूछा है तो नहीं का भाई हो जाएगा नहीं। ठीक है, एक ही क्रम में ये जो है यही आपका गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आ गया बेसिक और काल्प। देखो बेसिक और काल्प जरा सा समझ लो, ये बेसिक क्या होता है और काल्प क्या होता है। बेसिक होता है, बेसिक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, और काल्प होता है, आप देखियो बेसिक होता है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हो। जैसे आप घर और पे कहते हो का हलवा, ऐसे बोलते हो, और व्हाट्सअप आओ ब्रो व्हाट्सअप ऐसे बोलते हो, या आप कहीं दुकान पे गए, घर पे गए, वहाँ पे आप लोकल लैंग्वेज का पूरा है जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं, बिक्स बोलते हैं। और जो काल्प होता है, तो क्या काल्प होता है, जिसमें संज्ञान का प्रयोग होता है। जैसे आप किसी विद्यालय में गए, कुछ आप नोट्स बनाने लगे, वो करने लगे, उसमें काल्प का प्रयोग होता है, जिसमें संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा का आप किसी पर नोट्स लिखने लगे या किसी पर निबंध लिखने लगे, तो आपका वो काल्प का प्रयोग होता है। और जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होता है उसे बिक्स कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अच्छा बिक्स और काल्प बिक्स और काल्प का वास्तविक दोनों भाषा सीखने के विभिन्न पहलू को संदर्भित करता है। बिक्स केवल रोजमर्रा बातचीत करने के लिए आवश्यक है। अभी जैसा हमने बताया कि बिक्स क्या होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में बात करने के, आप कहीं दूध लेने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, वो जो लैंग्वेज करते हो, अपने दोस्तों यारों से मिलते हो, अपने घर वालों से मिलते हो, वो जो लैंग्वेज का यूज करते हो उसको बिक्स कहते हैं। और या फोन पे बात करते हो, अपने किसी से बात कर रहे हो, अब आपको पता है किससे बात करते हो, वो सब क्या होता है, बिक्स होता है। और काल्प क्या होता है, कौशल अकादमिक सफलता के लिए, जैसे निबंध लिखना, कक्षा में चर्चाओं में भाग लेना, ये सब क्या होता है, काल्प होता है, जिसमें आपका कॉग्निटिव होता है, कॉग्निटिव। ठीक है, चलते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आया होगा बिक्स क्या होता है, जो आप लोकल लैंग्वेज का यूज करते हो, रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो, उसे बिक्स कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आ गया खेल के मैदान में फोन पर या अन्य लोगों के साथ सामाजिक रूप से बातचीत करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा क्या होती है? क्या बिक्स होती है, BICS है, BICS। ठीक है, बिक्स है, या काल्प है, या क्या है,
प्रवचन है या समूह चर्चा है। तो अभी आपको बताया खेल के मैदान में या फोन पर बात करना या सामाजिक रूप से बातचीत करना, अपने दोस्तों के साथ बात करना, ये क्या है? विषय है। ठीक है, आपका पहला आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब भाषा शिक्षण की विधियां, इसमें कौन कौन सी शिक्षण है? व्याकरण विधि, भाषा की कुछ प्रमुख विधियां हैं जो व्याकरण विधि है, दूसरा है व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा है प्रत्यक्ष विधि और चौथा है सम्मिश्रण विधि, पांचवा है संप्रेषण परक विधि और छठवां है आगमन विधि, सातवां है निगमन विधि। आइए एक एक बारे में इसके बारे में चर्चा करते हैं, कौन सी विधि होती है, कौन क्या विधि है। चलते हैं आगे। अब व्याकरण विधि क्या होती है, जरा सा इसको पढ़िए। देखिए, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों के कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। ये व्याकरण विधि या इसे सबसे पुरानी विधि कहते हैं, ये सबसे प्राचीन विधि है। इसके बाद शब्द संयोजन व्याकरणीय नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। व्याकरण के नियमों पर भी क्या करता है, उसको अभ्यास कराया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। दूसरा आ गया आपका व्याकरण अनुवाद विधि। क्या आ गया? व्याकरण अनुवाद विधि। यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत में परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। कब? 19वीं शताब्दी में, और परंपरागत से मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। इसमें व्याकरण अनुवाद की दो विधियां परस्पर संयोजित होती हैं। कौन सी विधियां? व्याकरण की दो विधियां आपस में संयोजित रहती, आपस में मिली रहती हैं। ठीक है, और आप आ गया प्रत्यक्ष विधि। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? व्याकरण विधि को प्रत्यक्ष विधि को मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस भाषा में शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। कहते हैं प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड है। आपको उसमें यदि कोई भाषा सिखाई जा रही है तो उसमें आपको मातृभाषा के बिना, मतलब आपको उसमें मातृ लैंग्वेज मदर टंग का उसमें यूज नहीं करना है। उसके बिना आपको दूसरी भाषा सिखाई जाती है। आप उसके घर का लोकल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हो, मातृभाषा का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, आ गया सम्मिश्रण विधि। क्या आ गया? सम्मिश्रण विधि। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है और इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा के विभिन्न उद्देश्यों और के अनुरूप और शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। ठीक है, उसमें किसी न किसी, ऐसा कोई जरूरी नहीं एक ही विधि, उसको दूसरी विधि को सम्मिश्रण में मिला सकता है। ठीक है, संप्रेषण परक विधि। क्या है? संप्रेषण। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को ही सुदृढ़ बनाते हुए संप्रेषण विधि का विकास हुआ है। किसको? प्रत्यक्ष विधि को क्या करने के लिए? सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए और दृढ़ बनाने के लिए संप्रेषण परक विधि का प्रयोग हुआ है, यानी विकास हुआ है। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा संरचना सीखना है। भाषा प्रयोग की सीखने में ही भाषा की संरचना को सिखाया जाता है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, चलते हैं। आपका छठवां विधि क्या कह रहा है? आगमन विधि। क्या है? आगमन विधि। ये जो है, ये पहले इसमें उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम। ये प्रारंभिक स्तर के लिए होता है। किस तरह के? प्रारंभिक स्तर के लिए मान्य होता है। किसके? प्रारंभिक स्तर के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है, और ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। किससे? विशिष्ट से किसकी? सामान्य की ओर चलता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पेज पे। निगमन, ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर होता है। किस पे? माध्यमिक स्तर पर हो जाता है। माध्यमिक स्तर पर निगमन विधि। पहले नियम बताते हैं माध्यमिक स्तर पर, पहले क्या करते हैं? नियम बताते हैं, उसके बाद उदाहरण देते हैं, और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। पहले क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो पहले छोटे छोटे बताएंगे, फिर उसके बाद क्लिष्टता को बताएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। अब शिक्षण सूत्र क्या होता है? शिक्षण सूत्र क्या होता है? आप लोग जरा इसको देखिए। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। बच्चे को पहले जो ज्ञात रहता है, बच्चे को कुछ पता रहता है, पहले यदि उसको कुछ पता है, क से कबूतर होगा, तो उससे पहले उसको जो ज्ञात है, उसके बाद उसको अज्ञात की ओर ले चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों को पहले त्रिकोणमिति ही पढ़ा दें, उसको पहले नॉर्मल जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं पढ़ाएं, और उसको पहले क्या पढ़ा दें? त्रिकोणमिति ही पढ़ा दें। ऐसा नहीं है, उसको क्या करेंगे?
पहले उसको जो ज्ञात है, उसको जो पहले जानकारी है उससे कनेक्ट करके पहले ज्ञात पढ़ाएंगे, उसके बाद अज्ञात की बातें, पहले उसको मूर्त से अमूर्त की, पहले उसको मूर्त आपको पता है मूर्त क्या होता है, पहले उसको मूर्त के बारे में बताएंगे फिर अमूर्त के बारे में बताएंगे। ऐसा नहीं कि पहले तुम कल्पना करो, छोटा बच्चा है वो कैसे कल्पना कर पाएगा, वो कैसे अमूर्त के बारे में सोच पाएगा, तो उसको पहले मूर्त है, पहले उसके बाद क्या है सरल से जटिल की ओर, पहले उसको सरल सरल बताओ, उसको सरल चीजें 2 + 2 4 होता है, उसके बाद उसको त्रिकोणमिति या और टेग्नामेंट्री या अदर क्वेश्चन बताओ, ठीक है। पहले सरल बताओ उसके बाद जटिल यानी कठिन बताओ, ठीक है। ये था शिक्षण सूत्र, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है या हमारा अगला पेज क्या कह रहा है। शिक्षण सहायक सामग्री, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। दृश्य सामग्री, बच्चों को कुछ ज्यादा से ज्यादा क्या दिखाओ, वो जो विजुअल जो देख सके, कहीं पर कुछ बना रहे चार्ट ले जाओ, कुछ ले जाओ, ऐसा दिखा के पढ़ाओ। और श्रव्य सामग्री जो क्या होती है, सुनने के जैसे हेडफोन हो गया, कुछ हो गया, ये सब श्रव्य सामग्री होती हैं, ईयरफोन हो गया, ये सब श्रव्य सामग्री में आती होती हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों होती है, क्या होती है, जैसे द्रव्य श्रव्य सामग्री जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब दृश्य इसमें देखे भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इसको दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। और क्रिया सहायक, आप किसी फील्ड पे ले जाओ, टूर पर ले जाओ, फील्ड पे ले जाओ, किसी टूर पर ले जाओ, बच्चे वहां से क्या करेंगे, देख करके वहां से क्या करेंगे, कुछ न कुछ क्रिया करके वहां पर देखेंगे, ठीक है। आप उसको टूर पर या फील्ड पर कहीं ले जाओ, घुमाओ, उससे क्या करो भाषा शिक्षण सहायक सामग्री उसको दिखा कर कुछ न कुछ उसको सीखने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, ठीक है। चलते हैं आगे। रियलिया होती क्या है, जरा सा एक बार आप लोग देखिए। जो शिक्षा सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाली रोजमर्रा की वस्तुएं होती हैं, जैसे आपको ये केला हो गया, क्या हो गया, बाइक हो गया, इसके ऊपर तरबूज हो गया, ये छिपकली हो गया, कुर्सी मेज, उसको वास्तविक जीवन से क्या है, उसके जो आसपास है, जो पास पड़ोस में है, उसको कनेक्ट करके रियल लाइफ उसको जोड़ करके उदाहरण दिखाओ, ताकि बच्चा जल्दी कनेक्ट कर पाए। वो जल्दी वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके बताओगे तो बच्चा जल्दी कनेक्ट कर पाएगा और वो सीखने में थोड़ा सा जल्दी सीख सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रियलिया। उसको रोजमर्रा की जिंदगी में उसको जो प्रयोग में हो रहा है, वो कुर्सी देखता है, टेबल देखता है, फैन देखता है, और क्या देखता है, किताबें देखता है, तरबूज देखता है, ऐसे देखकर उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं, ये ऐसे 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 ये सब खींच देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलता है। जब बच्चा होता है तो पेन भी ऐसे पकड़ता है, उसको पेन भी नहीं पकड़ने आता है, और वो क्या होता है आड़ी तिरछी ऐसे इधर उधर बेच में ऐसे 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 कुछ न कुछ पेज में बनाता रहता है, ठीक है। तो उसको कहते क्या हैं, क्या चित्रकारी कहते हैं, बच्चा भी है वो चित्रकारी करने लगा, या किर्रम काटे जिसे स्क्रिबलिंग कहते हैं, या लिखना कहते हैं, या स्वयं की वर्तनी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, किर्रम काटे या स्क्रिबलिंग कहते हैं। तो आपका आंसर हो गया सेकेंड वाला, ठीक है। जो बच्चा कोई होता है आके शुरू में करने लगता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा कौशल बच्चों के उनके हस्तलेखन विकसित करने का, हस्तलेखन फाइन मोटर की बात हो रही है, किसकी, फाइन मोटर स्किल की बात हो रही है, किसकी हो रही है, फाइन स्किल की अंग्रेजी क्या होते हैं, ठीक है। वो क्या अलमारी से कपड़े को फैला रहा है तो उससे हस्तलेखन का विकास हो रहा है, उसके कला का विकसित सहायता कर रहा है, या कुछ हल्का देना, उसको कुछ हाथ में कुछ हल्का हल्का कुछ दे दो, या तीली जो होती है उठाने से, या धागों में मन के मतलब उसको कुछ मोतियों जैसे माला उसको गूंथ रहा है, उसको पहना रहा है, उससे। अब आपको जब कोई लिख रहा है तो जब लिखने की जो कला होती है उसको फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। तो क्या है इसमें धागे में मन का पिरोना, वो छोटी छोटी बात उसको जैसे छोटी से सुई लेगा और धागे में उसको कुछ पिरोएगा, उसको डालेगा, माला जैसा बनाएगा, तो फाइन मोटर स्किल में आती है। तो उसको क्या बोलेंगे, धागे में सुई बुनाना फाइन मोटर स्किल में आएगा। बच्चे का हस्तकला यानी फाइन मोटर स्किल में आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, कि निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। क्या ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता को, दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान और अर्थपन करना एवं भाषा समझ करना, शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान। कहने का मतलब है किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। आपके बच्चों को किस में
साक्षरता मतलब पढ़ने लिखने में उसको सबसे ज़्यादा कुशल होना चाहिए, उसको कुशाग्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्वनि संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता को, क्या दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान करना है, या तो किसी बात को शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसको किसी भाषा को अर्थ, उसका अर्थ समझे और उसकी भाषा को, भाषा की समझ करें और उसका अर्थापन यानी अर्थ का अर्थापन, उसका अर्थ समझे, उसमें क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उसका अर्थ को समझ करके वो ग्रहण करे। उसको भाषा की समझ विकसित होनी चाहिए बच्चों के अंदर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेखन क्या है? देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन से होते हैं? 4 कौशल होते हैं कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन से 4 कौशल? एक होता है, देखो, सुनना, एक होता है बोलना, एक होता है पढ़ना और एक होता है लिखना। जो सुनना और पढ़ना होता है, सुनना और पढ़ना होता है, और बोलना और लिखना, ये सुनना और पढ़ना क्या होते हैं? ये ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रहणात्मक क्या होते हैं? ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। ठीक है, और पढ़ना और लिखना क्या, बोलना और लिखना क्या होता है? उत्पादक कौशल में आता है, उत्पादक। कौशल होते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो बोल रहा है लेखन क्या है? एक उत्पादक कौशल है, या विशिष्ट विधा है, या एक ग्रहणशील है, या एक रेखीय है। तो आपको अभी बताया हमने लिखना क्या है। लिखना आपका क्या है? एक उत्पादक कौशल में आएगा। ठीक है, तो उत्पादक कौशल हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा। भाषा के 4 कौशल होते हैं और 2 ग्रहणात्मक होते हैं, 2 उत्पादक होते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, आज इतना ही था। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।